चलो फ्रेंड्स, साइंस के 5वें लेक्चर के अंदर हम इससे थोड़ा आगे चलते हैं। चौथे लेक्चर की जानकारी ज़्यादातर आपने हासिल कर ली होगी और उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे से उसकी तैयारी भी कर ली होगी। साइंस के इस 5वें लेक्चर में मैं प्रकाश पटेल सेठ आरटी अग्रवाल हिंदी हाई स्कूल आदिनाथ नगर ओढ़व की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। गलनांक के बारे में लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ी जानकारी ली थी। इससे एक स्टेप थोड़ा आगे चलते हैं, प्रसुप्त ऊष्मा के बारे में जानकारी लेते हैं। गलन के प्रयोग में बर्फ गलनांक पर पहुंचने तक या उसके पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाते तापमान नहीं बदलता है। ऐसा क्यों होता है? बीकर में ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद ऐसा ही होता है। क्यों? एक बीकर में हम बर्फ डालते हैं, उसमें थर्मोमीटर की बल्ब रखते हैं तो उसका तापमान 0 पर स्थित हो जाता है, क्योंकि बर्फ का गलनांक 0°C 273 केल्विन है। आगे लेक्चर में हमने देखा। अब वो बर्फ पिघलने लगता है, जब पूरा बर्फ पिघल न जाए तब तक टेम्परेचर 0 ही रहता है। यानी कि बर्फ की ठोस अवस्था से पिघलने की अवस्था तक जो ऊष्मा हम देते हैं वो कहाँ गई? वो हम नोट तो नहीं करते, वो गुप्त स्वरूप में विलीन हो जाती है। तो कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। चूंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है और यह माना जाता है कि वह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। छुपी हुई ऊष्मा, इसे गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। फिर से एक बार दोहराते कि वायुमंडलीय दाब, हमारे आसपास के जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको वायुमंडलीय दाब कहते हैं, जो एक वायुमंडलीय दाब पर आधारित होता है। तो 1 किलोग्राम ठोस पदार्थ को द्रव पदार्थ में परिवर्तित करने के लिए जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे प्रसुप्त ऊष्मा कहा जाता है। यहाँ पर 0°C यानी 273 केल्विन तापमान पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। बर्फ की प्रसुप्त ऊष्मा 3.35 × 10⁵ 3.35 गुणा 10⁵5 जूल बटे किलोग्राम या तो जूल किलोग्राम की घात -1, दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। हालांकि ये अंक किताब में बताया गया नहीं है, लेकिन आप याद रखो तो अच्छी बात है, नॉलेज के लिए ज़रूरी भी है। अब जैसे गलनांक देखा वैसे कवथांक देखते हैं अपने। जैसे प्रसुप्त ऊष्मा देखी वैसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा देखते हैं। गलनांक में क्या देखा कि ठोस पदार्थ पिघलित होकर द्रव में आता है, तो कवथनांक में क्या करेंगे? द्रव अवस्था गैस में परिवर्तित होगी। ठोस का द्रव में गलनांक, द्रव का गैस में कवथनांक हो गया। वायुमंडलीय दाब, जो हम एक वायुमंडलीय दाब के आधार पर चलते हैं, वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है। पानी को जब गर्म करो तो उबलने लगे, और पानी जब उबलने लगता है ना तो वाष्प यानी गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे कवथनांक कहा जाता है। जल के लिए तापमान 373 केल्विन है, यानी कि 100°C। किसी भी सेल्सियस तापमान को केल्विन में परिवर्तित करना हो तो उसके अंदर बस 273 डाल दिया जाता है। अगर केल्विन को सेल्सियस में परिवर्तित करना हो तो 273 माइनस कर दिया जाता है। अगर एग्जाम में पूछे कि 573 केल्विन को सेल्सियस में तब्दील करो तो 573 - 273 यानी 300 अंश सेल्सियस।
जब सेल्सियस में तापमान डालो तो ऊपर अंश बताया जाता है, केल्विन में नहीं, मैंने आगे बताया था। ठीक है। पदार्थ के क्वथनांक जितने तापमान पर और एक वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को गैस अवस्था में या 1 किलोग्राम ठोस को द्रव में या 1 किलोग्राम द्रव को गैस अवस्था में रूपांतर करने के लिए जरूरी उष्मा ऊर्जा को वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा कहते हैं। 373 केल्विन तापमान पर जल की वाष्प के कणों में उसी तापमान पर जल के कणों से ज़्यादा ऊर्जा, मतलब गर्म जल की तुलना में जल की वाष्प के कणों में ऊर्जा ज़्यादा होती है। इसलिए गर्म पानी में आप हाथ डालो तो ज़्यादा जलोगे नहीं, लेकिन पानी के वाष्प के ऊपर हाथ डालो तो आप ज़्यादा जल जाओगे। ठीक है, घर पे प्रयोग कर सकते हो। जल की वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा 2.259 क्रॉस 10⁵ जूल बटे किलोग्राम, 2.259 गुणा 10⁵ जूल बटे किलोग्राम। इसको इस तरीके से लिखो तो भी चले या ऐसे भी लिखो तो भी चले, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है। अब ऊर्ध्वपातन, यहाँ पर किताब में हमें एक क्रियाकलाप बताया गया है कि एक कटोरी लेना है, बाष्पवाटकी कहते हैं जिसको, उसके अंदर हमें पोर्सिलेन डिश के अंदर हमें थोड़ा सा कपूर डालना है, या अमोनियम क्लोराइड भी ले सकते हो, NH4Cl 9 सार। अब उसके ऊपर एक थिसल फनेल रख देनी है, थिसल फनेल के सिकुड़े हुए भाग पर हमें एक रुई डाल देनी है ताकि गैस निकल ना जाए। अब इसको बर्नर की मदद से गर्म कर दिया जाए, तो बर्नर की मदद से गर्म करने पर कपूर वाष्प बन जाता है, लेकिन वाष्प ऊपर जब जमा हो जाती है तो उनमें से फिर से ठोस बन जाता है, यानी कि ठोस का डायरेक्टली वाष्प में द्रव नहीं आया, वाष्प का डायरेक्ट ठोस में द्रव बीच में नहीं आया। बस ये बात हो गई। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। अगर मैं आपको पूछूं कि भाई ऊर्ध्वपाती पदार्थ कौन से हैं, तो कपूर, नवसार, अमोनियम क्लोराइड वगैरह, ये सब ऊर्ध्वपाती पदार्थ हो गए। याद रखना है। शुष्क बर्फ, आप सोचोगे सर बर्फ और शुष्क, बर्फ तो गीला होता है, फ्रीजर में से निकाल के हम पीते हैं तो पता है, बात सही है, ये तो शुष्क बर्फ है। कैसे? तो वायुमंडलीय दाब का माप एक एटमॉस्फेयर ATM यानी एटॉमिक मास यूनिट हो तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। हमारे यहाँ पर अग्निशामक होता है ना, लाल रंग का बोतल आग को बुझाने के लिए, तो उसके अंदर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। जब आग लगने पर उसकी नोजल खोलते हैं तो पूरा वो ठोस जो है सीधा गैस में तब्दील हो जाता है। आग के ऊपर डालो तो डायरेक्टली गैस ही बाहर आएगा, ठोस आपको नहीं दिखाई देगा, वो शुष्क बर्फ है। पदार्थ का 3 अवस्था में अंतरा रूपांतरण देखते हैं तो पदार्थ की अवस्थाएं 3 है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। इसका दाब और तापमान के द्वारा तय होती है। जैसे कि ठोस अवस्था है, उसका संगलन होता है तो वो द्रव बन जाती है, द्रव का वाष्पीकरण होता है तो गैस बन जाती है, गैस का निक्षेपण होता है तो फिर से ठोस बन जाती है। इसी तरह द्रव का जमने की प्रक्रिया की वजह से ठोस बनती है, ठोस का ऊर्ध्वपातन होता है तो गैस बन जाता है, गैस की संघनन होती है तो फिर से द्रव बन जाती है। यानी तीनों अवस्थाएं एक दूसरे के अंदर तब्दील हो सकती है, परिवर्तित हो सकती है। आपसे एक छोटी सी गुजारिश करनी थी कि आप वीडियो देख रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा है, इसलिए आपके व्यूज़ भी नहीं मिल रहे, सब्सक्राइब भी नहीं मिल रहे। तो आपको सब्सक्राइब करो, लाइक करो। हमें कैसे पता चला आपने ये किया है, तो नोट के अंदर ये लिखना है, स्क्रीनशॉट लेना है, नोट के अंदर लिखो, अच्छे से तैयार करो, और लिखने के बाद वो नोट की जो फोटोग्राफ्स है वो हमें व्हाट्सएप कीजिए ताकि हमें भी पता चले कि आप वर्क कर रहे हो।
15-20 मिनट का ये काम है, 15-20 मिनट लिखने का, आधा घंटा तैयार करने का, यानी 1 घंटे के काम के अंदर आपकी रेगुलर तैयारी हो रही है तो फिर आपको वो करना चाहिए मेरे ख्याल से। वरना पापा तो बेचारे पैसे बिगाड़ते रहते और हम तैयारी ना करें तो शायद रिजल्ट हमें कम मिलेगा। हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो अब से रेगुलर होमवर्क करना है, व्हाट्सअप फ़ोटो भेजना है और चैप्टर पूरे होने के बाद उसकी हम एग्ज़ाम लेंगे, उसके अंदर आपको अच्छे नंबर आने की हम उम्मीद करते हैं, ठीक है। हम प्रयत्न कर सकते हैं, धीरे धीरे सफल होंगे, ठीक है ना। तो आप अभी मैं हट जाता हूँ यहाँ से, स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में मुझे होमवर्क सेंड करना है। थैंक यू।